स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेरी। सो आज हम नंबर 23 से डेफिनेशन सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको पुरानी जितनी भी डेफिनेशन हमने सीखी थी वो प्रीवियस डेफिनेशन सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसमें कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा। चलिए तो शुरू करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं एक्सपेंस से। सो सबसे पहले एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो सबको ही पता है एक्सपेंस किसे कहते हैं, पर अकाउंट्स की टर्म्स में हम लिखेंगे कैसे कि एक्सपेंस किसे बोलते हैं। सो द अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। हम इस एक्सपेंस किसे बोलेंगे, तो अगर हमने कोई भी अमाउंट जो है वो स्पेंड की है, ठीक है, कोई आइटम के लिए या कुछ बेनिफिट रिसीव करने के लिए, ठीक है, और वो बिजनेस के लिए है और यही अकाउंटिंग ईयर के लिए होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली अकाउंटिंग ईयर हमारा 12 मंथ के लिए होता है। तो जो भी अमाउंट हमने स्पेंड की है अकाउंटिंग ईयर में वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। अभी आपको रेवेन्यू एक्सपेंस किसे कहते हैं वो पता ही है, ठीक है। जो रेगुलरली होंगे वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और जो इरेगुलर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल का कॉन्सेप्ट हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वीडियो देखो, इसके बाद ही ये वीडियो आप प्ले करना। चलिए ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में आपको रेगुलरली पे करना होता है। तो आपको पता है मोस्टली सैलरी एक्सपेंस हम पे करते हैं, वेजेस एक्सपेंस पे करते हैं, कमीशन एक्सपेंस पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो हमारे एक्सपेंस में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और ये सारे जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। किसी को भी डाउट हो रहा है यहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जा सकते हो आप। और अगर आपको और एग्जाम्पल्स भी पता है जो हम रेगुलरली बिजनेस में एक्सपेंस करेंगे तो आप वो भी एक्सपेंस लिख के उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए तो आई होप कि एक्सपेंस का आपको क्लियर हो गया है। वैसे ही होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इनकम। तो इनकम जो है वो कौन सी होगी हमारी, तो आपको पता है जो पैसा आपको मिलेगा रेगुलरली वो आपकी इनकम होगी, रेवेन्यू, ठीक है, इनकम। सो गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर रिस्पेक्टिवली। हम क्या करेंगे, या तो हम गुड्स या तो सर्विस या तो दोनों हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ठीक है। इफ क्रेडिट सेल्स आर मेड एंड अमाउंट इज रिसीवेबल इट इज ऑल्सो रेवेन्यू, ठीक है। आपने क्या किया, आपने गुड्स जो है या सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड की, उसके बदले में जो कस्टमर आपको देगा वो रेवेन्यू होगा। कभी कभी आप जो सेल करते हैं, देखो सेल हम दो तरीके से करते हैं। सेल्स जो है वो हम दो तरीके से करते हैं, एक तो कैश होता है, एक तो क्रेडिट होता है, ठीक है। कैश सेल करेंगे और क्रेडिट से करेंगे, मतलब पैसा फ्यूचर मिलेंगे, सिर्फ आपने गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने क्रेडिट सेल किया है, मतलब आपने पैसे अभी तक नहीं लिए हैं, तो उसे भी आप रेवेन्यू ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपको मिलने वाला है, आपने गुड्स उसको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। चलो, जो मोस्टली आपकी रेवेन्यू इनकम्स होगी वो कौन सी होगी, आपको कौन से पैसे मिलेंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे पैसे आपको मिलेंगे। तो ये सारी जो है वो आपकी इनकम मतलब रेवेन्यू होती है। समझ में आया? चलिए एकदम इजी था। एक्सपेंस किसे बोलते हैं, रेवेन्यू किसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए उसके बाद प्रॉफिट किसे बोलते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो आपको पता ही है। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, तो जब भी आपका सपोज यहाँ पे रिसिप्ट जो हुआ, ठीक है, मतलब आपको जो पैसे मिले, सपोज आपको 10,000 रुपीज मिले हैं, ठीक है। अभी हम कम अमाउंट से सीख रहे हैं, पूरे साल के लिए सपोज आपकी रिसिप्ट जो है वो 10,000 रुपीज हुई है और आपका जो पेमेंट है वो आपका हो गया, सपोज यहाँ पे समझो 7,000 ही हुआ है। आपने पेमेंट मतलब आपका जो एक्सपेंस है पूरे साल के लिए वो कितना हुआ, सिर्फ 7,000। तो जो डिफरेंस आपको पैसे मिले कितने, 10,000, उसके सामने आपने पे किया सिर्फ 7,000, तो इसका जो डिफरेंस आ गया 3,000, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आ गया 3,000 वो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। समझ में? 3,000 आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट है आपका। समझ गए? तो ये ही डेफिनेशन है। सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट, आप पेमेंट को डिडक्ट करना है आपको क्या करना है, पेमेंट को डिडक्ट करना है। किसमें से करना है, फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट। आपको रेगुलर पेमेंट को डिडक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट। जो पैसा मिला रेगुलरली उसमें से आपको डिडक्ट कर देना है ऑफ द ईयर। द रिमेनिंग सरप्लस इज नोन एज प्रॉफिट। जो पैसा बच गया वो आपका
प्रॉफिट है। अभी आपने रेगुलर रिसिप्ट में से रेगुलर पेमेंट माइनस किया, तो इसके लिए ये प्रॉफिट कहलाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के भी यहाँ पे दो डेफिनेशन सीखने होंगे आपके। रेवेन्यू प्रॉफिट किसे कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं। जो रेगुलर मिलेगा प्रॉफिट वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, जो इरेगुलर होगा मतलब कभी कभी ही मिलेगा, ठीक है, हर साल नहीं मिलता है, और वो जो रेगुलर भी नहीं होता है, जो इरेगुलर होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। और आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल का कॉन्सेप्ट पता ही है, नहीं देखा तो अभी भी बोल रही हूँ, वो वाला वीडियो देख लेना। कैपिटल जो है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला हमने सिखाया था, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, सो मैनी टाइम देयर इज अ क्रिएशन ऑफ इरेगुलर प्रॉफिट, इट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। तो मोस्टली इसके अंदर क्या आता है, तो अगर आपने एसेट को सेल किया, ठीक है, आपने अपनी पुरानी एसेट जो भी है उसको सेल किया, अगर आपके पास 5 लाख रुपीज की कोई भी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी है, ठीक है, इसको आप सेल करोगे तो उसकी वैल्यू सब इंक्रीज ही होगी ना। ठीक है, आपके पास लैंड, बिल्डिंग कुछ भी अच्छा सा है, 5 लाख रुपीज में आपने परचेज किया था, इसको आज आप सेल कर रहे हो और आपको यहाँ पे सपोज 7 लाख में सेल हुआ, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, ये आपका प्रॉफिट है। और ये कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख रुपीज का, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप जो है वो बिल्डिंग या वो जो लैंड थी वो हर साल तो नहीं सेल करते थे ना, एक ही बार आपने सेल किया, तो ये कभी कभी ही होता है, ये इरेगुलर प्रॉफिट कहलाता है। समझ गए, तो जो रेगुलर होता है प्रॉफिट वो रेवेन्यू प्रॉफिट, जो इरेगुलर होगा वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। चलिए, सो वैसे जैसे हमने प्रॉफिट सीखा, वैसे अब हम सीखने वाले हैं कि लॉस किसे बोलते हैं। ठीक है, सो लॉस किसे बोलेंगे, तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी रिसिप्ट ज्यादा थी, हमको जो पैसे मिले ना पूरे साल वो ज्यादा थे, किससे, जो हमारा पेमेंट हुआ उससे ज्यादा मिले थे। अभी उल्टा हो गया, सपोज आपने पेमेंट किया है यहाँ पे 20,000 का, आपने पेमेंट किया 20,000 का, उसके सामने आपको रिसिप्ट हुई, मतलब आपकी जो इनकम हुई वो सिर्फ 18,000 हुई, आपको इनकम हुई 18,000 और आपने एक्सपेंस कर दिया 20,000, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया 2,000, वो आपका लॉस हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको जो पैसा मिला रिसिप्ट इनकम, ठीक है, उससे ज्यादा आपका एक्सपेंस हो गया, तो ये लॉस कहलाएगा। तो इसी को लिखना है हमें। सो द डिफरेंस ऑब्टेन बाय द डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम, आप इनकम को डिडक्ट करोगे, ठीक है, किस में से, फ्रॉम रेगुलर एक्सपेंस, या तो पेमेंट, आप पेमेंट में से रिसिप्ट को डिडक्ट करो, और जो भी डिफरेंस आएगा उससे हम लॉस कहते हैं, क्योंकि आपने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया और आपको उनके सामने जो इनकम हुई वो कम थी। ठीक है, और ये रेगुलर इनकम होगी और ये रेगुलर पेमेंट होगा, इसके लिए ये जो लॉस मिलेगा वो रेवेन्यू लॉस होगा। क्लियर, चलिए, सो बहुत ही सिंपल था, जैसे प्रॉफिट सीखा वैसे ही हमने लॉस सीखा। चलो उसके बाद आगे क्या है कि अनदर टाइप ऑफ लॉस, ठीक है, इसके अलावा भी लॉस जो है वो हो सकता है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी लॉस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ भी नहीं करते हो बिजनेस में फिर भी लॉस हो जाता है, तो कैसे, तो यहाँ पे लिखा है देयर कैन बी हैपनिंग ऑफ लॉस विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी लॉस हो जाएगा। लाइक दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, फर्म में जो है आपका जो भी बिजनेस था, जो भी सामान रखा था, आग लग गई, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी लॉस हो गया ना, तो ये भी लॉस के टाइप्स में आएगा। और ये जो लॉस होता है वो आपको बुक में लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स स्टोलन मतलब आपके गोडाउन में चोरी हो गई तो भी आपको लॉस हो गया, आपने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी लॉस हो गया। ठीक है, आपका जो गुड्स है वो ट्रांजिट में है और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके से आ रहा था, शिप में आ रहा था या बाय रोड आ रहा था, बाय ट्रेन आ रहा था, बाय प्लेन आ रहा था, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया और जो है डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो भी आपका लॉस हो गया। रेन की वजह से आपका लॉस हो गया, ठीक है, गोडाउन जो होता है, गोदाम जिसे बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तो ये जो है इसकी वजह से आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको रिकॉर्ड करना होता है बुक्स में। उसके अलावा कैपिटल लॉस भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने सिखाया कैपिटल प्रॉफिट होता है, वैसे ही कैपिटल लॉस भी होता है। तो जो लॉस रेगुलरली नहीं होता है वो कौन से होते हैं, तो इसके अलावा जो एसेट हम सेल करेंगे, ठीक है, लेस देन बुक वैल्यू, सपोज यहाँ पे आपके पास एक बाइक है, ठीक है, फर्म की बाइक ले लो या व्हीकल लिखते हैं, तो व्हीकल है,
ठीक है। व्हीकल जो है वो आपके पास है 30,000 रुपीज का व्हीकल है। अभी आपको बुक वैल्यू 30,000 आपको सेल करना है और आपको सामने वाला सिर्फ 15,000 दे रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 15,000 ये लॉस हो गया, क्योंकि ये बाइक पुरानी हो गई, आपका व्हीकल पुराना हो गया, ठीक है। तो सामने वाला 15,000 ही दे रहा है, तो 15,000 आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा और ये लॉस बार बार नहीं होता है, तो इसके लिए ये किस में जाएगा, कैपिटल लॉस में जाएगा। क्लियर। उसके अलावा जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई, ठीक है, आपको किसी के पास से भी पैसा लेना है और वो पैसा नहीं मिला, तो वो भी आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉस भी कौन सा होता है, कैपिटल लॉस कहलाएगा। क्लियर। चलिए, सो ये बहुत से सिंपल सी चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रॉफिट बोलते हैं, किसी लॉस बोलेंगे, कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, कौन सा रेवेन्यू लॉस होता है, कौन सा कैपिटल प्रॉफिट है, कौन सा कैपिटल लॉस है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे गेन। तो प्रॉफिट एंड गेन जो है वो सिमिलर ही है, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों सेम ही, हम प्रॉफिट बोले या गेन बोले इक्वल ही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब सीखेंगे परचेज किसे बोलते हैं। तो देखो, हर जो कुछ भी बिजनेसमैन परचेज करके लाएगा तो वो जो है परचेज नहीं कहलाता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप ए हो, यहाँ पे सपोज आप ए हो, ठीक है। आपका जो बिजनेस है वो है मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन जो है वो आप सेल करते हो, ये आपका बिजनेस है। अगर आप मोबाइल फोन की शॉप में आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आप परचेज करके आए, स्टेशनरी, ठीक है। कैलकुलेटर आपने परचेज किया तो वो स्टेशनरी कहलाएगा ना, स्टेशनरी एक्सपेंस में चला जाएगा। तो आपने स्टेशनरी परचेज किया, उसके साथ कैलकुलेटर के साथ आपने जो डेली का जो भी मोबाइल का सेल हो रहा है ना, परचेज सेल, उसके लिए आपने अकाउंट्स लिखने के लिए एक बुक परचेज किया, पेन पेंसिल स्केल सब कुछ परचेज किया सपोज, तो वो सारा स्टेशनरी में चला जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस मोबाइल का है, आपने स्टेशनरी परचेज करके लाया है, तो स्टेशनरी आपके लिए परचेज नहीं कहलाएगा, ये स्टेशनरी आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छे से समझ लो, ये स्टेशनरी आपने परचेज किया तो उसका परचेज कंसिडर नहीं करोगे, ये तो आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। परचेज सिर्फ किस चीज की रिकॉर्ड कर सकते हो, मोबाइल फोन की। समझ में आ गया, तो यही होता है परचेज। तो ये किससे लिखेंगे, तो बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, ठीक है। जो भी बिजनेसमैन जिस भी चीज का, मतलब जो भी चीज, गुड्स जो भी होगा उसका बिजनेस करेगा, परचेज ऑफ दैट गुड्स इज ट्रीटेड एज परचेज इन अकाउंट। अगर मोबाइल फोन की आपकी शॉप है, मोबाइल फोन का आपका बिजनेस है, तो मोबाइल का परचेज ही आपका परचेज कहलाएगा। अगर आपने स्टेशनरी परचेज किया, अगर आपने कुछ और परचेज कर लिया, फर्म के लिए आपने कार ले ली, आपने बाइक ले ली, तो वो सारी चीज आपकी परचेज नहीं कहलाएगी। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो वो भी परचेज नहीं कहलाएगा। सिर्फ मोबाइल फोन लिया तो वही उसका परचेज होगा, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये तो यहाँ पे मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टेशनरी इज परचेज बाय ग्रेन मर्चेंट, अगर कोई मर्चेंट ग्रेन मर्चेंट है और उसने स्टेशनरी परचेज किया है, तो ये जो स्टेशनरी परचेज किया है वो उसके लिए स्टेशनरी एक्सपेंस कहलाएगा। पर अगर वो ग्रेन परचेज करता है तो वो उसे परचेज के तरीके से ट्रीट कर सकता है। और ये जो परचेज होती है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। क्लियर। चलिए, तो आपको हर एक चीज जो है उसको परचेज में नहीं लिखना है। जो भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसका परचेज करेगा, उसी को हम परचेज में कंसिडर करेंगे। उसके अलावा उसने कुछ भी परचेज किया, फर्नीचर, स्टेशनरी, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या कैलकुलेट करेंगे, हम एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और देखेंगे सेल एंड स्टॉक किसे बोलते हैं। चलिए, सो वैसे ही सेल किसे बोलेंगे, तो अगर आपके पास, ठीक है, मोबाइल फोन की शॉप है, तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा था कि आप ए है, ठीक है, आप ए पर्सन है और आपने मोबाइल फोन सेल किया। अगर आपने मोबाइल फोन सेल किया, आपका मोबाइल फोन का बिजनेस है और अगर आपने मोबाइल फोन सेल कर दिया तो उसी को आपको सेल में कंसिडर करना है। अगर आपने ओल्ड फर्नीचर जो है बहुत ही पुराना हो गया था, आपने सेल कर दिया, तो उसको आप सेल में कंसिडर नहीं करोगे। समझ में आया। ओल्ड फर्नीचर जो है आपने सेल कर दिया तो उसे हम सेल में कंसिडर नहीं करेंगे। जिस भी चीज का बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसी को हम सेल बोलेंगे। क्लियर। चलिए, सो बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, ठीक है, जो भी चीज का वो बिजनेस करता होगा
सेल ऑफ दैट गुड्स इज ट्रीटेड एज सेल्स। ठीक है, जो भी चीज का वो बिजनेस करेगा उसी का सेल करेगा तो उसे हम सेल बोलेंगे। ठीक है, और ये सेल भी कैसे हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। आपने कैश में जो है वो सेल किया, या तो आपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल कर दिया, आप फ्यूचर में पैसा ले लोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए, उसके बाद आज के हमारे वीडियो के लिए लास्ट डेफिनेशन है कि स्टॉक किसे बोलते हैं। तो आपको पता ही है, सपोज आपने परचेज किया 10,000 रुपीज का। ठीक है, उसमें से आपने सेल किया, माइनस करेंगे हम सेल। जो आपने परचेज किया 10,000 का, उसमें से आपने सेल किया, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं आपने 8,000 में सेल किया। ठीक है, 8,000 में सेल किया और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो उसकी कोस्ट वैल्यू क्या थी, कोस्ट प्राइस या कोस्ट वैल्यू। ठीक है, तो 10,000 में से आपने 5,000 का जो गुड्स था, ठीक है, ये इसकी कोस्ट प्राइस है, उसको आपने सेल कर दिया 8,000 में। देखो होता क्या है, अभी सेलिंग प्राइस एंड कोस्ट प्राइस में आपको प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो सपोज यहाँ पे कोस्ट प्राइस हमने ले ली 5,000, ये 10,000 का आपने परचेज किया है। ठीक है, 10,000 का आपने परचेज किया है, उसमें से हमने 5,000 का 5,000 का जो भी कोस्ट प्राइस वाला गुड्स था उसको ले लिया, उसको हमने सेल कर दिया जेड को हमने सेल कर दिया। अभी हमने परचेज तो 5,000 में किया था, हम सेल जो है वो 5,000 में थोड़ी ना करेंगे, हमें प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो हमने सेल जो है वो कितने रुपीज में कर दिया, यहाँ पे 8,000 में कर दिया। तो ये सेलिंग प्राइस में से कोस्ट वैल्यू को माइनस करो तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, पर अभी हम प्रॉफिट नहीं समझ रहे, हम क्या समझ रहे कि सपोज ये 10,000 का परचेज किया, उसमें से 5,000 कोस्ट प्राइस का जो भी था उसको हमने सेल किया 8,000 में। तो कोस्ट वैल्यू कितनी माइनस करो, 5,000। आपने पूरे साल में 5,000 रुपीज का सेल किया सपोज। ठीक है, हम कम अमाउंट से सीख रहे हैं अभी। तो ये जो डिफरेंस आया, कितना सेल नहीं हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस माइनस नहीं करना है, कोस्ट वैल्यू माइनस करना है। 10,000 का था कोस्ट वैल्यू, उसमें से 5,000 कोस्ट प्राइस का आपने सेल किया है 8,000 में। ठीक है, ये 8,000 सेलिंग प्राइस है, जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। पर अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, कोस्ट वैल्यू। क्लियर, ये जो डिफरेंस है 10,000 का गुड्स था, देखो इजी वे में ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी रखा है ये सारी चीजें 10,000 की है। ठीक है, उसमें से ये निकाल दो, ये 5,000 का मैंने सेल कर दिया। ठीक है, ये 5,000 का है, ये मैंने सेल कर दिया 8,000 में। तो ये जो बचा है वो कितना है, 5,000 का है ना, ये 5,000 का, ये 5,000 का, टोटल मिला के 10,000 का मैंने परचेज किया था, ये अभी मेरे पास है, ये मैंने सेल कर दिया, दोनों चीजें। ठीक है, तो जो बच गया 5,000 का वो हमारा स्टॉक हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये आपने 8,000 में सेल किया तो 8,000 का यहाँ पे स्टॉक माइनस कर देंगे, यहाँ पे 8,000 माइनस कर देते हैं इक्वेशन में, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमने 5,000 में खरीदा था ना, तो स्टॉक तो 5,000 का ही कम हुआ है, ये 5,000 का तो अभी भी बचा है। समझ में आ गया बात, चलो आई गेस क्लियर हो गया। कोस्ट वैल्यू क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। तो ये जो बचा हुआ होता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, 5,000 का जो भी आपका गुड्स बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, स्टॉक किसे बोलेंगे, तो गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर बिजनेस पर्पज, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, जो भी आपका अभी सेल नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो आपने परचेज किया था उसमें जो भी सेल नहीं हुआ है, कोस्ट प्राइस लेना है। ठीक है, तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे। जो भी अनसोल्ड है, जो आपने अभी तक सेल नहीं किया है, वो आपका स्टॉक हो जाएगा। और ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारी करंट एसेट होती है। ठीक है, इसे हम करंट एसेट बोलते हैं। हर बार लर्न रखना है क्लोजिंग स्टॉक, ये 5,000 का जो भी बचा था वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और वो आपकी असेट है क्योंकि आप उसको नेक्स्ट साल बेच देने वाले हो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारी करंट एसेट होती है क्योंकि आपको उसको सालों साल ऐसे ही एज इट इज नहीं रखना है, वो आपकी असेट है, आप उसको सेल कर दोगे और उसको बेच के आपको पैसा मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के पीरियड में। तो इसके लिए हम उससे क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। क्लियर, चलिए, सो आई होप कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।